हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम CITS 2023 के बारे में। इसमें हम हल करेंगे WCS ग्रुप के जितने भी लेवल हैं, जो जितने भी ग्रुप हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 के बारे में और लेवल 1 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि इकाई की SI मात्रा के अनुसार जो लंबाई और पदार्थ की मात्रा आधार इकाई क्रमशः है। जो हमारे पास लेंथ और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसके लिए आधार मात्रक क्या होता है, तो उसके लिए आधार मात्रक की बात करें तो इसका आंसर होगा थर्ड। लंबाई का जो मात्रक होता है SI मात्रक वो होता है हमारे पास मीटर होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास मॉल। तो इसका आंसर होगा तीसरा, जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 1 गैलन इज इक्वल टू, यानी 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो इसकी अगर आंसर की बात करें तो इसमें होते हैं 4.54। यानी 1 गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं, 4.54 लीटर हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 7x माइनस 5y बराबर 45 और 2x प्लस 3y बराबर 4 है। तो इसमें x और y की जो है वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7x माइनस 5y बराबर 45, इसकी बात करें तो नंबर 1 इक्वेशन है। 2x प्लस 3y बराबर 4, ये हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में से x या y का मान निकाल के हम 1 में रख देंगे। तो समीकरण अगर 2 की बात करें तो 2x प्लस 3y बराबर 4 है। तो 2x बराबर कितना होगा, 4 माइनस 3y, ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x की वैल्यू हम 1 में रख देंगे। तो देखो अगर समीकरण 1 हमारे पास क्या, 7, x की जगह हम क्या रख देंगे, 4 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y, जैसा कि इसमें इक्वेशन में दिया गया है, बराबर किसके है, 45 के। अब इसमें अगर हम बात करें तो इस समीकरण में, तो 7 को अगर 4 से गुणा करें तो 7 चौक 28 माइनस 7 दिया 21y माइनस 5y। ठीक है। अब इसमें एक चीज हम बात करें, अगर इस 2 को हम साइड में दूसरी तरफ लेके आए बराबर में, तो 45 इंटू 2 होगा। ठीक है। और साथ में इसका गुणा किसके साथ होगा, 5y के साथ भी होगा। अगर इस 2 को हम यहाँ से हटा के बराबर में लेके जाएं तो 45 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में वैल्यू है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 5y के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको सोल्व करें और, तो 28 माइनस 21y माइनस 5 दूनी 10y बराबर 90। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 10 कितना हो गया, 31y बराबर 90। अब यहाँ हम बात करते हैं तो माइनस 31y बराबर 90, 28 यहाँ पे प्लस का उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 31y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर बात करें 62। ठीक है। अब इसमें हम y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y बराबर कितना होगा, 62, वैल्यू 31 गुणा में है तो यहाँ पर आके भाग में आ जाएगी, माइनस का माइनस 31 दूना 62। यानी जो y की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। ठीक है। अब आंसर में देखें तो y की वैल्यू -2 किस में है, जो फर्स्ट आंसर है उसमें। तो यानी इसका जो आंसर 1 नंबर जो है वो सही आंसर होगा। लेकिन इसके लिए हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो y का मान है वो समीकरण 1 में रख देना है। तो इसको मैं यही सोल्व कर देता हूँ। 7x माइनस 5, y की जगह मैं कितनी वैल्यू रख दूंगा, -2 बराबर 45। ठीक है। अब इसमें देखें, अब कितनी हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो 7x माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 45। ठीक है। तो 7x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस 10। तो x बराबर कितना होगा, 45 माइनस 10 कितना, 35। 7 यहाँ पे वैल्यू गुणा में है तो यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगी, तो 5 आ जाएगा यहाँ से, 7 5 35। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इस तरीके से यानी इसका आंसर कितना होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका 1 नंबर, जो आंसर है वो एक राइट आंसर होगा।
उसके बाद हम अगले चौथे क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसमें हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसका हमें आंसर बताना है। तो इस डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम किसको शो करता है? पास्कल के नियम को। जो सेकंड आंसर है इसका सही आंसर है। पास्कल का नियम क्या कहता है? यदि किसी द्रव के किसी एक बिंदु पर अगर दाब लगाया जाए तो संपूर्ण द्रव के किस समान रूप से वितरित होता है? तो ये हमारे पास क्या होता है? पास्कल का नियम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? देखो, मरकरी बॉईल एट डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मरकरी जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होता है, मरकरी का जो टेम्परेचर है, मरकरी का बॉइलिंग टेम्परेचर है 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी गई है। एक तो मरकरी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो वो होता है 356.7 डिग्री, यानी 56.7 डिग्री का मतलब है 357, यानी इसका आंसर होगा 3 और 4 में से एक। दूसरा इसने क्वेश्चन पूछा है कि अधिक टेम्परेचर जो है, फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो उसका आंसर है हमारे पास पाइरोमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, तो आंसर क्या है? मरकरी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है? 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और उच्च तापमान मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? पाइरोमीटर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, तीसरा आंसर जो है इसका वो राइट आंसर होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा कन्वेक्शन। यानी इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या कहलाता है? उसका मोड कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, 7वें अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसने कहा यदि इफ आई एच पी एंड एफ एच पी ऑफ एन इंजन आर नोन वी आर कैलकुलेट, अगर हमें किसी इंजन के बारे में आई एच पी क्या होता है? हमारे पास आई एच पी होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, आई एच पी हमारे पास क्या होता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और एफ एच पी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है, अगर ये दोनों हमें दिए गए हैं तो हम ऑप्शन में से क्या ज्ञात कर सकते हैं? कंप्रेशन रेशो ज्ञात कर सकते हैं, बीएचपी ज्ञात कर सकते हैं, आरपीएम ज्ञात कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है बीएचपी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बीएचपी का वो हमारे पास होता है आईएचपी माइनस एफएचपी, यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो बीएचपी हमारे पास क्या है? जो हमारे एक्सल पर जो हमें पावर प्राप्त होती है वो हमारे पास कहलाती है ब्रेक हॉर्स पावर, जिसे हम कहते हैं बीएचपी। आईएचपी अकेले इंजन की जो पावर है वो होती है, और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जो फ्रिक्शन के कारण जो पावर की हानि होती है वो हमारे पास कहलाती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इसका राइट आंसर होगा बीएचपी, क्योंकि अगर हमें आईएचपी और एफएचपी दिया गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? बीएचपी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें 8वें की, तो इसमें दिया गया है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील वर्कपीस में बी डन फॉर दिस रीजन। जो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है स्टील वर्कपीस का, तो इसमें कौन से रीजन है? ठीक है, पर इनमें से एक कौन सा नहीं है? ठीक है, यानी स्टील के टुकड़े पर उष्मा का प्रयोग इन कारणों से किया जा सकता है सिवाय, सिवाय का मतलब इनमें से एक आंसर जो है वो गलत होगा। देखो, हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? कठोर बनाने के लिए, सही है। मुलायम बनाने के लिए, सही है। इसका दबाव कम करने के लिए, यानी इसमें जो स्ट्रेस है वो कम करने के लिए। तो इसका जो आंसर है, इसने पूछा सिवाय हीट ट्रीटमेंट करने से क्या नहीं होता है, तो उसका है आंसर, इसका जो फोर्थ आंसर है टू चेंज इट्स कलर। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो रंग बदलने के लिए नहीं होता है, यानी सिवाय इसका आंसर क्या होगा? रंग बदलने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। विच वन अमंग दीज स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व इन केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट? इनमें से जो कौन सा प्रोसेस है जो केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में यूज नहीं किया जाता? तो 9वें में हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं क्विंचिंग, हीटिंग, अलाउइंग एब्जॉर्प्शन टाइम इन कार्बन कंपाउंड, और टेम्परिंग। ठीक है, अगर केस हार्डनिंग की हम बात करें तो सबसे पहले केस हार्डनिंग करने के लिए क्विन जो हीटिंग, हमें किसी भी एलिमेंट को हीट करना होगा, यानी इसका हीटिंग आंसर
सही है। उसके बाद केस हार्डनिंग में हमें क्या करना होता है, देखो केस हार्डनिंग का मतलब है जो लो कार्बन इस्पात की बाहरी सतह को कठोर करने के लिए केस हार्डनिंग जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो इसमें हमारे पास अगर बात करें तो कार्बन के यौगिक जो इसमें शामिल किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, तो ये भी आंसर होगा इसका। यानी इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं शामिल है, तो वो हमारा आंसर होगा फोर्थ। केस हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो टेम्परिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करें 10वें की, द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कोल्ड। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होता है आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति जो है इसका आंसर होता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस है उसे हम कहते हैं आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति हमारे पास क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस हमारे पास कहलाता है। उसके बाद 11वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया गया है, ए सिल्वर ऑर्नामेंट इज सस्पेक्टेड टू बी होलो। यानी एक सिल्वर जो है वो होलो टाइप का है। इट्स वेट इज, यानी उसका वजन दिया गया है, और डिस्प्लेस 30 क्यूबिक सेमी ऑफ वाटर, यानी उसका आयतन दिया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है उसकी। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, तो जो कैविटी है उसका हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आयतन ज्ञात करने का हमारे पास क्या फल होता है, देखो घनत्व बराबर हमारे पास क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बाय आयतन। अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा हमारे पास, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें इसमें द्रव्यमान कितना दिया गया है, 288.75, क्योंकि यहाँ पर W बराबर एम के लिया गया है, क्योंकि W बराबर वैसे तो mg होता है, पर यहाँ पर हमें जो भार है वो द्रव्यमान के इक्वल लिया गया है, तो कितना है 288.75। अब हमारे पास घनत्व कितना दिया गया, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसकी कितनी दी गई है हमारे पास, 10.5 दी गई है। ठीक है, अगर इस हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 27.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी यहाँ इसका जो आयतन है वो इतना होगा। अब नॉर्मल हम बात करें तो इसका टोटल आयतन कितना है हमारे पास दिया गया है, देखो क्वेश्चन में 30 क्यूबिक सेमी ऑफ वाटर, टोटल आयतन 30 है, और हमारा कितना आया है 27.5। जो अगर सिलेंडर की बात करें तो बचा हुआ आयतन हमारे पास कितना होगा, 2.5 सेमी क्यूब। यानी जो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 2.5 घन सेमी इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, 11, जिसका आंसर है 2.5। अब 12वें क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दिया गया, देखिए नीचे दिखाए गए चित्र में शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें क्या दिया गया है, देखो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल रेडियस जो है उसकी कितनी दी गई है हमें, 5 सेंटीमीटर, 5 इंच में दी गई है, तो 5 इंच आएगी। और शंकु की जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 12 इंच में। अब शंकु के आयतन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 5 दी गई है, तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी, और एच कितना है 12। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हमारे पास 3.14 इंटू 25 इंटू 12/3। ठीक है, 3 चौके 12। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा वो होगा 314.28। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 314.28। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो जो सेकंड ऑप्शन है 314 घन इंच, इसका राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम। एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, इन दोनों के आयतन के बीच क्या संबंध है। देखो अगर ऊंचाई समान है, पहले अगर हम बात करें शंकु और बेलन, जो बेलन है, तो शंकु की बात करें और बेलन,
तो देखिए शंकु हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और बेलन हमारे पास क्या होता है, पाई आर की स्क्वेयर एच। अब देखिए नॉर्मल, तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वेयर एच, और शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो इससे अगर हम देखें तो जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो इसके अगर आंसर में देखें तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसका जो 13 है उसका दूसरा आंसर एकदम राइट होगा। ठीक है, वो हम इस तरीके इससे समझ सकते हैं। देखो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, शंकु का 1/3 है, यानी बेलन के जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, कौन सा कथन असत्य है। देखो फ्रिक्शन के बारे में इसमें कथन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट की बात करें तो फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो डाउन थिंग्स। क्या फ्रिक्शन गति को कम कर सकता है, घर्षण केवल वस्तु की गति कम कर सकता है। ठीक है, दूसरा है फ्रिक्शन इज नेवर यूजफुल, घर्षण कभी उपयोगी नहीं होता। तीसरा इसका आंसर क्वेश्चन हमारे पास है इसमें ऑप्शन, फ्रिक्शन कैन स्टॉप थिंग फ्रॉम मूविंग, ये भी ठीक है, फ्रिक्शन किसी चीज को मूव करने से रोकता है यानी रुकावट पैदा करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ये भी, क्योंकि किसी भी चीज को खींच कर लेके जाना और उसे टायरों के माध्यम से या जो गोल रोड है उसके माध्यम से ले जाना आसान होता है। तो ये भी ठीक है इसका आंसर। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। इसने पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो फ्रिक्शन उपयोगी नहीं है, ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि बाकी चीजें तो हमारे साथ होती हैं फ्रिक्शन के अंदर। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तार के सामान्य संलग्न लंबाई जिसमें न्यूनतम गलन बिंदु होती है उसे जाना जाता है। A simple and closed length of wire that has a low melting point is known as, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वायर का वो हमारे पास क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होता है फ्यूज। आपने देखा होगा जो घरों में फ्यूज लगे होते हैं, जैसे ही हमें पावर अगर ज़्यादा मिलती है, लोड ज़्यादा हो जाता है, तो फ्यूज क्या होता है, उसकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, तो इसमें यही दिया गया है कि सिंपल एनक्लोज लेंथ ऑफ वायर दैट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है, देखिए विच मेटेरियल में ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए सेमी कंडक्टर एलिमेंट, कौन सा पदार्थ अर्धचालक पदार्थ के रूप में भी माना जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। इसमें है कि कौन सा पदार्थ अर्धचालक रूप में माना जा सकता है, ये होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ अर्धचालक के रूप में माना नहीं जा सकता। देखिए सिरेमिक है, माइका है, ऑर्गन, ये सब क्या है हमारे पास अर्धचालक है। लेकिन कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन में जो एनर्जी गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, जबकि जो अर्धचालक है उनके अंदर जो एनर्जी गैप है हमारे पास वो देखिए कितना होना चाहिए, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही होना चाहिए। तो यानी अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो उसमें आना चाहिए कि कौन सा अर्धचालक के रूप में नहीं माना जा सकता, तो इसका आंसर होगा कार्बन। जो कार्बन है वो नहीं माना जा सकता, बाकी माने जा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, किस प्रकार का डायोड जो है जिसके निर्माण में गैलियम आर्सेनाइड के यौगिक का उपयोग करता है। तो देखिए अगर इसमें बात करें तो लाइट एमिटिंग जो डायोड है, प्रकाश उत्सर्जी डायोड जो है, उनके निर्माण में जो है गैलियम आर्सेनाइड यौगिक के रूप में उपयोग किया जाता है। 18 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, विच इज नॉट एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। देखिए ऊन, तांबा अगर बात करें, ग्लास बात करें, ये सब इंसुलेटर हैं। तो तांबा जो है वो क्या है, एक कंडक्टर है, यानी हमारे पास क्या है, चालक है। तो इसका आंसर होगा तीसरा तांबा। तो तांबा हमारे पास क्या है, इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर होते कौन से हैं, जिसका उपयोग हम करंट ना लगे इसलिए किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो प्लायर होते हैं उनके ऊपर एक रबड़ की जो ग्रिप लगी होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटर कहलाती है। 19 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए ए बॉडी एक्सेलरेट स्टडली फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, फाइंड ए एक्सेलरेशन। देखो हमें क्या कर निकालना है, वस्तु की प्रारंभिक गति दी गई है जो कि अंतिम गति कितनी 24 किलोमीटर पर आवर दी गई है, टाइम 4 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए उस क्वेश्चन में 19 नंबर में हम बात करते हैं तो हमें प्रारंभिक वेग जो है वो कितना दिया गया है, यू से हम लेते हैं 8 किलोमीटर
बराबर, और अंतिम वेग हमें कितना दिया गया है, 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दिया गया है 4 सेकंड का। ठीक है। अब पहली बात तो अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो इसमें जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है। और आवर की बात करें तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाले तो हमारे पास आएगी 2.22 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से v की बात करें तो 24 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, 60 इंटू 60। ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6.66 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन एंड त्वरण जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए, v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। तो अंतिम वेग हमारे पास कितना है, देखिए, जो अंतिम वेग है हमारे पास 6.66 माइनस 2.22 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1.11। तो यानी जो त्वरण है हमारा वो कितना आएगा, 1.11। तो इसमें देखिए तो दो ऑप्शन दिए गए हैं 1.11 के, 1 और 3। उसके बाद हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है। यू हमारे पास 2.22 दिया गया है, टी हमारे पास 4 सेकंड दिया गया है, 1/2। ए हमारे पास कितना आया था, 1.11 इंटू, अब बात करें टी स्क्वेयर की, तो टी हमारे पास कितना दिया गया था, 4 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एस बराबर हमारे पास आएगा 17.76 मीटर। यानी इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1.11, और दूरी तय की गई कितनी आएगी, 17.76। इसका आंसर होगा 1.11 मीटर पर सेकंड इसकी जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, और 17.76 मीटर इसकी क्या होगी, चली द्वारा, इसके द्वारा चली गई दूरी होगी। 20वें अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो एम के एस का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। इसी तरीके से अगर बात करें, एक सीजीएस होता है हमारे पास, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस होता है हमारे पास, उसका मतलब होता है फुट पाउंड और सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें आंसर जो है 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, एक केजीएफ फोर्स इज इक्वल टू कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो एक केजीएफ फोर्स की अगर हम बात करें तो वो बराबर होता है 9.81 न्यूटन के। ठीक है। तो इसका जो आंसर है नंबर 1, जो आंसर है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो 22वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गर्मी के प्रसारण के किस मोड में गर्मी को फैलाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी हीट जो फैलाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं तो वो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो किसके कारण संभव होता है, वो होता है रेडिएशन के कारण। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, रेडिएशन होगा। 23 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हमें देखिए क्या दिया गया है, नॉर्मलाइजिंग इज ए टेम्परेचर ट्रीटिंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट, सामान्यकरण नॉर्मलाइजिंग एक गर्मी उपचार प्रक्रिया है जो होती है कितने क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उससे ऊपर होती है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो 30 से 50 डिग्री जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है हमारे पास, क्रांतिक तापमान है, उसके ऊपर ये क्रिया की जाती है। तो इसका आंसर कितना होगा, 30 से 50 डिग्री अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। 24 नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया, ओम का नियम क्या है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V समानुपात I के होता है। अगर समानुपात का साइन हटा दिया जाए तो V बराबर IR के होता है। तो ओम का नियम अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन में देखें तो V समानुपात I के होता है। तो इसमें आंसर जो है 1 नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, जिसमें a माइनस बी की वैल्यू दी गई है 7, a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 13। ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट अगर बात करें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू 13 है और ए माइनस बी की वैल्यू 7 है। 13 7 है 91 होता है। तो यानी हमारे पास जो आंसर 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसमें ए और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक समीकरण में से किसी का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देंगे तो ए और बी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी।
तो इसका आंसर कितना होगा 91, यानी जो फर्स्ट आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 26 में की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो MA होता है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ है, वो किसका अनुपात होता है। तो इसमें बात करें तो फर्स्ट जो आंसर इसका राइट होगा, ये हमारे जो अनुपात है वो होता है रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाय एफर्ट फोर्स। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स बटे जो एफर्ट फोर्स है यानी प्रतिरोध बल बटे प्रयास बल हमारे पास कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। 27वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लोन आयन आयत के आकार में है जिसमें एक बाजू का माप यानी एक हमारे पास लोन दिया गया है जिसमें एक बाजू का जो माप है वो कितना दिया गया है 15 मीटर दिया गया है, और यहाँ पर विकीर्ण कितना दिया गया है 17 मीटर दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। तो लोन के जो आकार है, जो उसका आकार क्या है हमारे पास आयत के समान का है। तो इसमें अगर हम एक बाजू की बात करें तो एक बाजू हमारे पास कितनी दी गई है 15 मीटर की, और एक विकीर्ण कितना दिया गया है 17 मीटर का। तो इससे अगर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की जो इक्वेशन है पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो लंब बराबर अगर कर्ण इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी 17 की स्क्वायर 289, 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225। अब लंब इधर लेके आएंगे तो 17 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो लंब कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, तो 8 का हमारे पास ये आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 15 इंटू 8 है। तो कितना आंसर आएगा 120, 15 8 120 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है एक नंबर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हाइड्रोस्टेटिक नियम क्या कहलाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक नियम जो हमारे पास होता है P इक्वल टू रो जी एच जेड होता है हमारे पास। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर एक होगा। P हमारे पास प्रेशर है, रो हमारे पास यहाँ पर क्या है डेंसिटी है, जी हमारे पास ग्रेविटी है, और जेड हमारे पास क्या है डेप्थ कहलाती है। 29 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच संबंध बताया गया है, क्या है तो K बराबर E/3 1 माइनस 2 म्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है रेजिलेंस इज ए मेजर ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी यानी तन्यता अवशोषित ऊर्जा का माप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास इलास्टिक लिमिट के भीतर यानी इलास्टिक सीमा के भीतर। क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करें तो हमें log 2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और एक डिजिट दी गई है 2 log 56 यानी इसका हमें आंसर निकालना है। तो सिंपल सी बात है 56 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो log 2 की वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 16.857 यानी इसका जो आंसर एक है वो 17 जो है वो एक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो जेनर डायोड में काम करता है। जो जेनर डायोड है वो किस में काम करता है, तो जेनर डायोड का जो उपयोग है 32 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है ब्रेक डाउन रीजन में, यानी जो ब्रेक डाउन क्षेत्र है वहां पर जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो घर्षण के कारण होने वाली टूट फूट की जांच को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड। जो फ्रिक्शन के कारण जो है वो टूट फूट की जांच करने को कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। तो इसका आंसर जो है एक नंबर जो है वो एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, हुक स्लो बियर ए रिलेशन बिटवीन। हुक का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वो दर्शाता है स्ट्रेस और प्रतिबल या विकृति के बीच में। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गेट्स रिड्यूस व्हेन डैश होने पर वॉल्यूमेट्रिक कार्य क्षमता एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, अगर पिस्टन की हम बात करें तो सिलेंडर के अंदर अगर मूव करेगा तो जो बीडीसी तक जाने पर उसके अंदर जो आयतन बचता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो अगर पिस्टन बीडीसी से पहुंचने पर पहले ही अगर उसका इनलेट वाला बंद हो जाए यानी जो एयर आने वाली है अंदर वो अंदर कम आएगी तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनलेट वाला बीडीसी के बाद बंद हो जाता है या पहले बंद होता है, तो इसका आंसर होगा 35 का 1। यदि इनलेट वाल्व बीडीसी पर पहुंचने से पहले पिस्टन के बंद हो जाता है तो एफिशिएंसी उसकी आयतनिक जो दक्षता है वो उसकी कम हो जाएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे WCS ग्रुप 2 के लेवल 2 के बारे में। ये हमारा लेवल था 1। इसी तरीके से आगे भी हम अलग अलग लेवल को कंप्लीट करेंगे।